नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी लर्निंग ईरा। इजी लर्निंग ईरा में स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं एनटीपीसी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसी जगह से और क्या क्या क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको फायदा हो। तो देखते हैं, ये 22 जनवरी का क्वेश्चन है ए आर रहमान को ऑस्कर पुरस्कार कब दिया गया था। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी 2009। ये तो हो गई, ये क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए यहाँ ऑस्कर पुरस्कार से और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑस्कर को जो मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की है, तो ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला कौन थी ये आपसे पूछा जा सकता है। तो उसका आंसर होता है भानु अथैया। भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार कब मिला, तो इसका आंसर होता है 1983 में। ये भानु अथैया का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइन करती थी। उनको जो ऑस्कर पुरस्कार मिला था 1983 में, वो फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था। और आगे देखिए कौन भारतीय है जिनको मिल चुका है। तो 1992 में मिला है ऑस्कर पुरस्कार इनको, सत्यजीत रे को। सत्यजीत रे सुपरहिट फिल्मों के निर्देशन कर चुके हैं। सत्यजीत रे एक बंगाली फिल्म निर्देशक हैं। पूछता है किस भाषा की फिल्में से संबंधित थे, तो बंगाली से। हिंदी भी किया उन्होंने। साल 1992 में उन्हें ऑस्कर किस सेक्शन में मिला, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में मिला है। इसी साल सत्यजीत रे को भारत सरकार ने भारत रत्न से भी सम्मानित किया। 1992 में जब इनको ऑस्कर मिल गया, उसी समय 1992 में ही सत्यजीत रे को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। और जब कहा गया है कि जब ये ऑस्कर पुरस्कार जब इनको मिला था, तो ये बहुत बीमार थे, कलकत्ता के अस्पताल में वो एडमिट थे। और उसी अस्पताल में जाकर के ऑस्कर के अधिकारियों ने, जो पुरस्कार वितरण करते हैं उस समिति के अधिकारियों ने, अस्पताल जाकर के इनको ऑस्कर भेंट किया था। और वहीं से उन्होंने संबोधित भी किया था। बेड पे से एक जो पिक्चर लगी है, उसी अस्पताल के बेड पे उनके हाथ में ऑस्कर का पुरस्कार है। ठीक है, आगे देखते हैं किनको और मिला है। तो इनको मिला है गुलजार को। गुलजार को कब मिला है, इनको भी मिला है 2009 में। ये प्रसिद्ध शायर हैं, फिल्म निर्देशक हैं, संगीतकार हैं, लेखक भी रह चुके हैं। और असलम डॉग मिलीनियर मिलीनियर गाने के लिए जो जय हो फिल्म के लिरिक्स इन्होंने दिया था, और उसी के लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था। और असलम डॉग मिलीनियर के लिए ए आर रहमान को भी मिला था, इनको 2009 में मिला था। और कुल 2 ऑस्कर इनको मिला था। इन्होंने ऑस्कर असलम डॉग मिलेनियम के जय हो गाने को गाया था, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। और असलम डॉग मिलीनियर के लिए ही रेसुल पुकुट्टी को जय हो गाने के लिए ही दिया गया था। ये बेस्ट साउंड मिक्सिंग ऑस्कर अवार्ड के विजेता बने थे। रोसुल एक साउंड डिजाइनर और साउंड एडिटर है। ठीक है, एक क्वेश्चन से देख लिया आपने ऑस्कर से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो आधिकारिक भाषाएं हैं चीनी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। ये तो एग्जाम में आ चुके हैं। अब और यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण होगा, तो वो देखिए। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय है मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क शहर। और आगे देखिए, इसमें है जो कुल कितने सदस्य हैं। तो इसको इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 कुल सदस्य हैं। अभी वर्तमान में इनके महासचिव कौन है, ये पूछा जा सकता है आपसे। इसका आंसर होगा एंटोनियो गुतेरस। और पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो उनके संस्थापक सदस्यों में से कितने देशों के हस्ताक्षर एक साथ हुई थी। इसका आंसर होता है 50 देश। 50 देशों ने 24 अक्टूबर 1945 को एक पेपर पे, एक एग्रीमेंट पे समझौता किया था, और उसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली होते हैं। एक अंग होता है सुरक्षा परिषद, वो जो उसके सदस्य होते हैं वो सबसे शक्तिशाली होते हैं। और वो सुरक्षा परिषद में कौन कौन से सदस्य हैं, कौन कौन से देश सदस्य हैं, तो ये देख लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है, चीन भी है। ठीक है, जो इसमें नहीं लिखा गया है, इसके स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, आगे देखिए 22 जनवरी का ही एक प्रश्न है कि क्लीमेंट एटली भारत किस कमीशन के सदस्य
बनकर आया था। तो एक क्लेमेंट एटली आया था साइमन कमीशन के सदस्य बनकर। और साइमन कमीशन क्या था उसके बारे में थोड़ा जानिए। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसका मुख्य कार्य क्या था? मुख्य कार्य था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। इसे साइमन आयोग उसकी अध्यक्ष जो थे सर जॉन साइमन के नाम पे रखा गया था। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, जो भारतीयों को बहुत बड़ा अपमान था। सभी उसके सदस्य अंग्रेज थे, जो कमीशन में सदस्य थे सभी के सभी अंग्रेज थे। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सब अंग्रेज ही हैं, तो फिर भारतीयों के पक्ष में फैसले कैसे दे सकते हैं? और दे भी सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन शंका बनी रहती है कि एक निष्पक्ष नहीं होंगे। उसमें अगर 2 भारतीय सदस्य भी रहते तो अपना पक्ष उसमें रखता। तो इसीलिए है जो उनका बहिष्कार हो रहा था। अब प्रश्न होता है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? एक क्वेश्चन इस एग्जाम में इस तरह का आ चुका है। तो ये इसका आंसर होता है 3 फरवरी 1928 को ये भारत पहुंचा था। इसमें देखिए बहुत इसके सदस्य कौन कौन थे, देखिए मैं साइड में लिख रखा था। सर जॉन साइमन इसके सदस्य थे, जो कि अध्यक्ष भी थे। इन्हीं के नाम पे साइमन आयोग का नाम रखा गया था। दूसरा सदस्य था क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली के बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो उसका नाम है क्लेमेंट एटली, साइमन कमीशन का सदस्य था। उसका और सदस्य थे देखिए हैरी लेवी लॉन्सन, एडवर्ड कैडोगन, बर्नार्ड हार्टसॉन और जॉर्ज लेन फॉक्स और डोनाल्ड हॉरवर्ड। ठीक है। और देखिए ये 3 फरवरी के जो भारत पहुंचा था, तो उसमें देखिए है पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगने शुरू हो गए थे। लखनऊ में लाठी चार्ज में पंडित जवाहरलाल नेहरू घायल हो गए और गोविंद बल्लभ पंत अपंग हो गए, परमानेंटली अपंग हो गए थे वो। और अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। जो लाला लाजपत राय की छाती पर निर्ममता से लाठियां बरसाई गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वो बुरी तरह से घायल हो गए। और उन्होंने जब उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, तो वहाँ एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मेरे ऊपर बरसी हरेक लाठी के चोट अंग्रेजों की ताबूत की कील बनेगी। अंततः इसी कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। और उनका स्टेटमेंट भी सही हो गया कि ये उन्हीं अंग्रेजों के कील साबित हुई, ताबूत के कील साबित हुई। और कुछ ही सालों के बाद, लगभग 20 साल के बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है। आगे देखिए, ये 22 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला? तो आइए थोड़ा जानते हैं। सिक्किम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो सिक्किम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं, जो कि सबको जानना चाहिए। तो सिक्किम के आखिरी राजा, पहले वो राजशाही वहां पे थी, उसका परिचय दे देता हूँ मैं थोड़ा सा। वहां पे राजशाही थी, इसको जो भारत में मिलाया गया था, भारत के एक राज्य नहीं था, वहां पे राजशाही थी। लेकिन भारत सरकार से उस देश के जो राजा थे उससे एग्रीमेंट था कि आप विदेश मामले और रक्षा मामले को छोड़ करके और बाकी अपना घरेलू जो नियम कानून है वो आप चला सकते हैं। जनता को क्या लाभ देना है क्या नहीं देना है वो कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट किसी अन्य देश से आप विदेशी संबंध नहीं रख सकते हैं, या फिर आप इंटरनेशनल जो सुरक्षा होता है, रक्षा, उसको आप नहीं कर सकते हैं। बाकी आप स्वतंत्र हैं। इस तरह से वो एक देश था, देश में ही अलग एक देश था। ठीक है। उसके राजा का नाम था थोंदुप नामग्याल। वो के एक अमेरिकी लड़की से, जिनका नाम था होप कुक, उनसे शादी किया था। और शादी के बाद ऐसा कहा जाता है कि असली करता धरता वो होप कुक जो थी अमेरिकी लड़की, वही बन गई थी जो उनकी पत्नी थी। और रानी पे कथित तौर पे CIA का एजेंट होने का आरोप भी लगता है। ठीक है। 1975 में सिक्किम में जनता ने राजा के खिलाफ बगावत कर दी। ऐसी स्थिति में 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया। कब कर लिया गया? 16 मई 1975 को किया गया। यह एक विशेष सह राज्य के दर्जे के साथ किया गया। और 1975 में 1967 बैच के IPS ऑफिसर और वर्तमान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जिनका नाम है अजीत डोभाल, और मिजोरम के बाद सिक्किम में गए। पहले ये मिजोरम में थे, उन्हें सिक्किम गए, उन्हें पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये बहुत जेम्स बॉन्ड कहा जाता है भारत के इनको, अजीत डोभाल जी को। सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री जो थे
काजी दोरजी थे। काजी दोरजी ने पूरी प्रक्रिया में जो मैंने भारत में मिलाया गया सिक्किम को, भारत का पूरा साथ दिया। देखिए भारत के एक मठ का वर्णन है इसमें। सिक्किम का सबसे प्रसिद्ध, पुराना और सबसे बड़ा मठ है जो रूमटेक मठ है। ठीक है, ये बहुत बुद्धिस्ट थे, वहां के राजा थे सभी बुद्धिस्ट थे। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1975 से सह राज्य के रूप में भारत में मिलाया गया और 36वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और चीन जो है, जो सिक्किम से उसका सीमा सटती है चीन की, तो चीन है जो सिक्किम के विलय को वो नहीं मानता था, उसको अलग देश मानता था। लेकिन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय चीन ने सिक्किम को भारत का भाग माना। इसे अटल सरकार की बड़ी कामयाबी मानी जाती है। आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन थे। कांग्रेस के वह अधिवेशन जो गांव में हुआ था, इसका आंसर होता है फैजपुर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कांग्रेस अधिवेशन से और थोड़ा कुछ अधिवेशन देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में आ सकता है। ये पहला देखिए अधिवेशन हुआ था 1885 में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर होता है बोमेश चंद्र बनर्जी ने। यह कांग्रेस के पहला अधिवेशन था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। और एक अन्य अधिवेशन है 1887 का जो मद्रास में हुआ था। यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता एक मुस्लिम व्यक्ति बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। माने क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि वह कांग्रेस का पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो उसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ने कब है जो अध्यक्ष बने थे? तो उसका आंसर होता है 1887। अधिवेशन पूछेगा तो मद्रास, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सभी को नहीं पढ़ूंगा मैं। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था। यह उत्तर प्रदेश में होने वाला पहला अधिवेशन था। पहला अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? 1888 में। किसी अंग्रेज यानी जॉर्ज उले की अध्यक्षता में होने वाला यह पहला अधिवेशन था। ठीक है, और एक अन्य अधिवेशन है 1896, ये कलकत्ता में हुआ था। रहीमत उल्लाह की अध्यक्षता में हुए इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया था। वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896। जगह कहाँ थी? कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1911 में कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था और ये पंडित विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में हुई थी। इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। याद रखिएगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। 1917 नेक्स्ट अधिवेशन देखिए 1917, ये हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने किया था। महिला का नाम क्या था भैया? तो एनी बेसेंट नाम था। ठीक है, और अगर भारतीय पूछता है, एनी बेसेंट तो बाहर की थी, अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता है यानी कांग्रेस की, तो उसका आंसर होता है सरोजनी नायडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसरो के संस्थापक कौन थे? ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसरो का संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। इसरो से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसरो के बारे में आपको पूरी जानकारी लगभग होनी चाहिए। अब जो छोटा सबसे कम जानकारी हो सकता है वो मैं आगे दिया हुआ हूँ। देखिए इसरो का मतलब क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये भारत का क्या है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्था है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं। कितने? 17,000। ये परीक्षा में तो शायद ही आएगा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है। और संस्थान का मुख्य कार्य क्या है? भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर इसरो का पूछता है तो उसका आंसर होगा बेंगलुरु। ठीक है, इसको संस्थापक पूछेगा तो संस्थापक होता है विक्रम अम्बालाल साराभाई। ठीक है, और स्थापना की तारीख कब हुई थी, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसके निदेशक कौन है? तो कैलाशवादी दिबू शिवन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं के शिवन, अभी इनके निदेशक हैं। मूल संगठन इससे भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत ये काम करता है। और ये इसकी सहयोगी कंपनी कौन है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसकी सहयोगी कंपनी है। ठीक है, आगे देखते हैं तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है तात्या टोपे का संबंध भारत के किस क्रांति से है? तो इसका आंसर होगा 1857। अब तात्या टोपे से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आगे देखते हैं। इनका जन्म अगर पूछता है तात्या टोपे का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होता है 6 जनवरी 1814 ईस्वी। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में कहाँ हुआ था? तो नासिक के निकट एवला नामक गांव में हुआ था। ठीक है, ये तो जीवन परिचय हो गया जन्म से संबंधित। अब तात्या का वास्तविक नाम भी पूछता है, तो वास्तविक नाम क्या होता है? तो रामचंद्र पांडुरंग राव इनका नाम था वास्तविक नाम। ठीक है,
बाजीराव, बाजीराव कौन थे? बाजीराव पेशवा थे। बाजीराव के साथ ये 1818 में बिठूर चले गए। ये बिठूर कहाँ है? तो कानपुर के पास में बिठूर है, वहां चले गए। ठीक है, अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ये एक तहसील है बिठूर। ठीक है, कुछ समय तक तात्या ने ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल आर्मी की तोपखाना रेजिमेंट में काम किया था। ठीक है, मैंने कहा जाता है कि इनके नाम के आगे टोपे क्यों लगा? तो टोपे लगा है, कहा जाता है कि ये तात्या टोपे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल आर्मी के तोपखाना रेजिमेंट में काम किया था, इसलिए तोप से तोपे उनके नाम के आगे जुड़ गया। एक दूसरा भी है कि पेशवा बाजीराव ने इनको बहुत अच्छा टोपी दिया था, एक हैट दिया था, जो कि इसको बहुत प्रेम से ये हमेशा उसको लगाए रहते थे, इसलिए उस टोपी के नाम पे इनको टोपे पड़ा है। ये सब दंत कथा है, अब जो भी आप समझिए, इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने आपको बताया। देखिए वहां 1857 की विद्रोह के लपटे जब विद्रोह हो रही थी, ये तो कानपुर जब पहुंचे तो वहां के सैनिकों ने नाना साहब को पेशवा और अपना नेता घोषित कर दिया। जब कमजोर हो गए थे पहले पेशवा, लेकिन काफी कमजोर हो चुके थे। इन लोगों का समय यानी कि कहने का मतलब कह सकते हैं कि निकल गया था, क्योंकि बराबर इनको है जो पेशवा घोषित किया और अपना नेता घोषित किया। इन्होंने क्या किया? तात्या टोपे ने कानपुर में स्वाधीनता स्थापित करने में अगुवाई की। ठीक है, तात्या टोपे को नाना साहब ने अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, इसलिए उन्होंने इनको सलाहकार नियुक्त किया। सारे कर्ता धर्ता यही लगभग थे। ठीक है, जब ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक, बहुत मार काट हुआ था कानपुर में, कानपुर से खेद दिया गया था अंग्रेजों को, कानपुर पे कब्जा कर लिया था इन लोगों ने। ठीक है, और कानपुर में कोई सैनिक नहीं थी, इलाहाबाद में वहां से सैनिक कूच की, मैंने कानपुर को स्वतंत्र करवाने के लिए, यानी अंग्रेज अपने वापस अपने कब्जे में लेने के लिए। ठीक है, तो जब ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक, वो कौन था? ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी था, उसका नाम था जनरल हैवलॉक, की कमान में अंग्रेज सेना ने इलाहाबाद की ओर से कानपुर पर हमला किया। तात्या टोपे ने कानपुर की सुरक्षा में अपनी जान लगा दिया, परंतु 16 जुलाई 1857 को उनकी पराजय हो गई और वापस से बिठूर चले गए। बिठूर से फिर ये ग्वालियर आए, और ग्वालियर में क्या है, ग्वालियर जो राज के सैनिक थे उसमें से एक रेजिमेंट को अपने में आप में मिला लिया, फिर ग्वालियर पे भी फतेह हासिल की। बहुत लंबी कहानी है इनकी, है ना, और फिलहाल कम से कम जितना इसमें दिया हुआ है उतना आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकबर से युद्ध करने वाली अहमदनगर की रानी कौन थी? तो इसका आंसर होता है चांद बीबी। अब जानते हैं चांद बीबी कौन थी। तो चांद बीबी है, इसका कार्यकाल लगभग लिखा हुआ है 1550 से 1599। इन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है। शायद हुमायूं की एक पत्नी का नाम भी चांद बीबी था। ठीक है, ये अलग थी, भारतीय मुस्लिम महिला थी और मुस्लिम महिला योद्धा थी। ठीक है, उन्होंने बीजापुर यानी कि 1596 से 1599, 1596 से 1599 बीजापुर में भी लगता है कुछ दिन शासन वासन किया था। अहमदनगर जो है 1580 से 1590 की संरक्षक के रूप में काम किया था। ठीक है, नवंबर 1595 में अहमदनगर पर मुगलों ने हमला कर दिया। किसने किया? मुगलों ने हमला किया। जब मुगलों ने हमला कर दिया तो इसने क्या, बहुत ही वीरता से उसको है जो हराया, और अहमदनगर जो किला था उसमें घुसने नहीं दिया। यानी वो कहने का मतलब वो युद्ध जीत गई, और लेकिन वो फिर से दोबारा अंग्रेजों का हमला हुआ था, जिसमें वो काफी हार रहे थे। इनके सैनिक भूखे थे, भूखे मरने लग गए, तो अंत में इनको एक समझौता करना पड़ा। समझौते में कुछ जगह है जो इनको है जो मुगलों को देना था, लेकिन वो समझौता इनके जीवन पे भारी पड़ गया। कैसे भारी पड़ गया? क्योंकि एक है जो कुछ लोगों ने इनको है जो भड़का दिया, इनके लोगों को भड़का दिया कि चांद बीबी है जो बिक गई है, देश से गद्दारी की है, और इसलिए ये ठीक नहीं है। और कहा जाता है कि जीता खान जो चांद बीबी का एक सेवक था, हिजड़ा था, उसे यह खबर फैला दी कि चांद बीबी एक देशद्रोही है। तो चांद बीबी को फिर उसी की सेना की एक क्रूर भीड़ ने मार डाला। ठीक है, ये देखिए चांद बीबी का मकबरा है जो अहमदनगर में स्थित है। आज बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अगर अच्छा लगा, तो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर इसमें कुछ कमी रह गई हो तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। किसी मित्र को इसका PDF चाहिए तो अपना व्हाट्सएप नंबर और नाम कमेंट बॉक्स में डालें, तो मैं आपको PDF भेज दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।